हेलो गाइस। बायोमोलिक्यूल में हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। हम लोगों ने अल्फा अमीनो एसिड के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए। आज गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अलग अलग प्रकार आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो गाइस, दो चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन गिरा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिलता है, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोटीन के क्लासिफिकेशन गिराते हैं। अभी हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बात जान ली कि ये जो प्रोटीन्स है ये बनते कैसे हैं। तो हम लोगों ने अल्फा अमीनो एसिड के बारे में डिटेल में स्टडी की, उसका बेसिकली वो मॉलिक्यूल किस तरह से दिखता है, उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अभी ये जो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड है, मान लो गाइस मेरे पास मल्टीपल अल्फा अमीनो एसिड्स है और ये जो एक अल्फा अमीनो एसिड है वो दूसरे अल्फा अमीनो एसिड को कनेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर लिंकेज से, जिसको हम लोग पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो किसी लिंकेज से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्ट है, तो ये बड़ा सा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर गाइस हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोटीन ना ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद हमें अमीनो एसिड मिलते हैं। तो आप जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो तो बेसिकली ये जो प्रोटीन है ये टूट जाता है, मतलब अमीनो एसिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन गिराते हैं। तो सबसे पहला टाइप है गाइस सिंपल प्रोटीन। सबसे पहला टाइप है सिंपल प्रोटीन। उसके बाद में है गाइस कॉन्जुगेट प्रोटीन और जो थर्ड टाइप है वो है डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं गाइस, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको डायरेक्टली अमीनो एसिड मिल जाते हैं। तो आप बोलोगे सर प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो अमीनो एसिड ही मिलने वाला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ज़रूरी नहीं है गाइस प्रोटीन का आप अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो डायरेक्टली आपको अमीनो एसिड ही मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बीच में कुछ अलग सब्सटेंस भी मिल सकते हैं जो भी प्रोटीन ही होते हैं, बट डायरेक्ट कभी कभी हमको अमीनो एसिड नहीं मिलते। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी चीज़ को आप मान लो कोई खाने वाली चीज़ है, वो खाने वाली चीज़ मान लो एक बार अगर ओपन की तो हमको डायरेक्टली खाते नहीं आती, हमको उसको फिर से एक बार ओपन करना पड़ता है और फिर से एक बार ओपन करना पड़ता है, तब जाके अंदर की बात हम लोग खाते हैं। मान लो कोई एक पार्सल आया हमारे पास एक बक्से में, उस बक्से को हम लोगों ने ओपन किया, फिर से अंदर कोई एक पैकिंग दिखाई दे रही है, उसको भी हम लोगों ने ओपन किया, उसके अंदर भी फिर से कुछ ना कुछ पैकिंग और लैमिनेशन है, उसको भी ओपन किया, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। उसी तरह अमीनो एसिड ये जो मिलते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद डायरेक्टली कभी कभी मिलते हैं, कभी मिलते नहीं है। तो सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद डायरेक्टली आपको अमीनो एसिड ही मिलना है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने के बाद डायरेक्टली हमको अमीनो एसिड ही मिलते हैं। तो उस तरह के प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। मतलब कभी भी आप सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो डायरेक्टली आपको सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अमीनो एसिड ही मिलेगा। तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं सिंपल प्रोटीन। अब इसके आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो सिंपल प्रोटीन के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं गाइस, एक होता है अल्बुमिन, नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, केराटिन, ग्लूटेनिन, इंसुलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये सारे एग्जाम्पल्स गाइस सिंपल प्रोटीन के होते हैं। मगर मतलब अगर आप इंसुलिन को हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको डायरेक्टली अल्फा अमीनो एसिड ही मिलेगा। अब ये डेफिनेशन आपको और भी अच्छी तरह से समझेगा जब आप डिराइव्ड प्रोटीन पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सिंपल प्रोटीन देखते हैं कि ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलिसिस करने से हमको डायरेक्टली अमीनो एसिड मिल जाते हैं, अल्फा अमीनो एसिड मिल जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट है गाइस कॉन्जुगेट प्रोटीन। अभी कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं कि जिनका आप हाइड्रोलिसिस जब करते हो तो आपको अमीनो एसिड के अलावा कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी मिलता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कभी कभी क्या होता है गाइस, मान लो आपका अगर प्रोटीन है, अब आपको अगर प्रोटीन को देखना है तो आपको किस तरह देखोगे आप प्रोटीन को, एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ कनेक्टेड है, वो तीसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट है, वो चौथे अल्फा अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट है। ऐसा आपको बहुत बड़ा चेन दिखेगा अल्फा अमीनो एसिड का। जैसे ट्रेन के बोगी होते हैं, डब्बे होते हैं ना ट्रेन के, वो सारे डब्बे मिला के एक ट्रेन बनती है। उसी तरह उस डब्बों को मान लो अल्फा अमीनो एसिड है, सारे अल्फा अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्टेड है और आपका प्रोटीन बन गया। अभी जो एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ कनेक्टेड है थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, उस पॉलीपेप्टाइड लिंकेज को गाइस कुछ
ऑर्गेनिक बोलो या इनऑर्गेनिक बोलो या ऑर्गेनोमेटेलिक बोलो, सिंपल बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो, कुछ तो भी कोई तो भी कंपाउंड अटैच होता है जो कि नॉन प्रोटीनियस होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, देखो एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ कनेक्टेड है थ्रू एक पर्टिकुलर बॉन्ड। उस बॉन्ड को सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अटैच होता है जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो ये लिंकेज को कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट लग जाते हैं जो कि प्रोटीन नहीं होते, नॉन प्रोटीनस होते हैं, जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो गाइज अगर कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जिन प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप अवेलेबल है, मतलब ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी मिलता है जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, तो वो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास भाई एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है, तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेगा बट साथ में आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मिलेगा। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब ऐसा एक कंपाउंड होता है जो कि नॉन प्रोटीनस होता है, नॉन प्रोटीनस, जो कि सिंपल भी हो सकता है, दिखने में कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक भी हो सकता है। अब आपने ऑर्गेनोमेटेलिक नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो उस तरह के ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे प्रोटीन जिन प्रोटीन में हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट आ जाता है, उन प्रकार के प्रोटीन को गाइस हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब डिराइव्ड कॉन्जुगेट जो प्रोटीन है उस कॉन्जुगेट प्रोटीन के भी अलग अलग प्रकार है। हम लोग तो बेसिकली प्रोटीन के प्रकार देख रहे हैं, उसमें सेकंड प्रकार आ गया कॉन्जुगेट प्रोटीन। अब इस कॉन्जुगेट प्रोटीन के भी अलग अलग प्रकार है। किसके बेसिस पे, तो आपको कॉन्जुगेट प्रोटीन जब भी नाम सामने आएगा तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि भाई इस प्रोटीन के अंदर नॉन प्रोटीनस पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस पे हम लोग कॉन्जुगेट प्रोटीन के और भी क्लासिफिकेशन गिराते हैं। जैसे सबसे पहला कॉन्जुगेट प्रोटीन हमको स्टडी करना है वो है न्यूक्लियो प्रोटीन। गाइस न्यूक्लियो प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिकली कॉन्जुगेट प्रोटीन ही होते हैं, बट न्यूक्लियो प्रोटीन ये कॉन्जुगेट प्रोटीन तो है, बट ये न्यूक्लियो प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको जो प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है न्यूक्लिक एसिड। मतलब अगर किसी प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड होगा तो उस प्रकार के कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम जो सुना होगा आप लोगों ने बायोलॉजी में। तो आरएनए और डीएनए इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। तो देखो गाइज, आरएनए एंड डीएनए दीज आर द न्यूक्लियो प्रोटीन और वी कैन से दीज आर द कॉन्जुगेट प्रोटीन, जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है गाइज, न्यूक्लिक एसिड। सो ऐसे द कॉन्जुगेट प्रोटीन इन विच प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर न्यूक्लिक एसिड, दैट कॉन्जुगेट प्रोटीन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियो प्रोटीन। और उसके बेस्ट एग्जाम्पल है आरएनए, डीएनए। नेक्स्ट कॉन्जुगेट प्रोटीन हम लोग देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अभी गाइज ग्लाइकोप्रोटीन भी एक कॉन्जुगेट प्रोटीन ही होते हैं, बट इनमें बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप जो पाया गया वो पाया गया ग्लाइकोजन। पाया गया ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप ग्लाइकोजन अवेलेबल होता है, तो उस प्रकार के प्रोटीन को हम लोग कॉन्जुगेट प्रोटीन तो बोलेंगे, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा अवेलेबल है, ग्लाइकोजन, तो इसलिए हम लोग उस प्रकार के कॉन्जुगेट प्रोटीन को नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन के बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूसिन, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और एक नेक्स्ट है एग वाइट, आप अंडा जो खाते हो उसका जो वाइट ऊपर का होता है, वाइट यॉल्क, वो वाइट यॉल्क बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस फॉस्फोप्रोटीन। अभी गाइस फॉस्फोप्रोटीन को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है फॉस्फोरस एसिड। मतलब ऐसे कॉन्जुगेट प्रोटीन, जिन कॉन्जुगेट प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो उस प्रकार के कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोप्रोटीन। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस केसिन, और एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके एग में जो येलो वाला पार्ट होता है वो येलो वाला पार्ट। ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं फॉस्फोप्रोटीन के। नेक्स्ट प्रकार का कॉन्जुगेट प्रोटीन है गाइस लिपोप्रोटीन। मतलब लिपोप्रोटीन एक ऐसा कॉन्जुगेट प्रोटीन है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो लिपिड होता है, फैट्स होते हैं, तो उस प्रकार के कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन। मतलब कभी भी अगर आप लिपोप्रोटीन हाइड्रोलिसिस के लिए लोगे तो उसका हाइड्रोलिसिस करते टाइम आपको नॉन प्रोटीनस पार्ट मिलेगा जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन होगा, लिपिड। मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें लिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, फैट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, लिपिड को फैट्स भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल।
बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी में फैट्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया गाइस, तो बेसिकली ये एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेंगे, साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन होंगे? फैट्स। तो हमारे बॉडी में फैट जमा होते हैं, चर्बी जमा होती है। ठीक है गाइस, तो इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आपका कॉन्जुगेट प्रोटीन है क्रोमोप्रोटीन। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं गाइस जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद नॉन प्रोटीनस पार्ट तो मिलता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप तो मिलता है, बट वो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो मेटल होते हैं, लाइक मैग्नीशियम, आयरन। तो ऐसा प्रोटीन, जिस प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप हमें मेटल मिलता है, मैग्नीशियम या तो आयरन, तो उस प्रकार के कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं क्रोमोप्रोटीन। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा आयरन प्रेजेंट होता है। सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोमोफिल, जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये दो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपको क्रोमोप्रोटीन के। तो ये सारे होते हैं गाइस कॉन्जुगेट प्रोटीन। मतलब कॉन्जुगेट प्रोटीन में एक बात समझ लो कि अगर सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको अल्फा अमीनो एसिड ही मिलेंगे ओनली। बट कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें अल्फा अमीनो एसिड के साथ कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी मिलता है, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अभी प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो उस प्रोटीन को बोल दो न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ग्लाइकोजन होगा तो बोल दो ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर गाइस फॉस्फोरिक एसिड होगा तो बोल दो फॉस्फोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर फैट्स होंगे तो बोल दो लिपोप्रोटीन। मेटल होंगे मैग्नीशियम या तो आयरन, तो उसको बोल दो क्रोमोप्रोटीन। और ये इनके डिफरेंट एग्जाम्पल। तो ये होता है गाइस कॉन्जुगेट प्रोटीन। चलिए अभी नेक्स्ट प्रोटीन का टाइप हम लोग देखते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। तो देखो ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या क्या मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग कैटेगरी गिरा रहे हैं। और लास्ट कैटेगरी है बच्चों डिराइव्ड प्रोटीन। अब ये डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं गाइस? मान लो आपने प्रोटीन को ब्रेक किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो कभी कभी क्या होता है गाइस, प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करने के बाद डायरेक्टली आपको अल्फा अमीनो एसिड मिलते नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा मान लो अमीनो एसिड का चेन है, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको आधा चेन मिलेगा। अभी मुझे बताओ इस आधे चेन में अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, तो ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया क्या? नहीं, अल्फा अमीनो एसिड तो सिंगल यूनिट को हम लोगों ने बोल दिया, बेसिक यूनिट है। मान लो ये जो बेसिक यूनिट है ये होता है अल्फा अमीनो एसिड। इसको अगर हम लोग रिपीट करते जाएंगे तो हमको बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। तो एक से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड अगर होंगे तो वो अल्फा अमीनो एसिड नहीं होते, वो प्रोटीन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोटीन को अगर हम लोग तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो डायरेक्टली अमीनो एसिड नहीं मिलता, उसके इंटरमीडिएट मिलते हैं, बीच में का कोई सब्सटेंस मिलता है। और ये बीच में का सब्सटेंस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा अल्फा अमीनो एसिड अभी भी है। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक प्रोटीन है जिसमें 100 अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्टेड है। अभी हो गया प्रोटीन। अभी मान लो इसको मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा। तो इधर आपको 50 अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्ट मिलेंगे और इधर भी 50 अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्टेड मिलेंगे। तो ये जो 50 अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्ट हुए, ये प्रोटीन को ब्रेक करने से हुए। अब ये अमीनो एसिड है कि प्रोटीन है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही तो है, क्योंकि अभी भी एक में अल्फा अमीनो एसिड एक में के साथ कनेक्टेड है। तो इस वाले प्रोटीन को जो ऊपर मेन जो हमारा प्रोटीन था उसको ब्रेक करने से ये भी प्रोटीन ही मिला। तो ये बेसिकली इसको फिर से आप ब्रेक करोगे तो और छोटा मॉलिक्यूल, छोटा प्रोटीन मिलेगा, और इसको आप फिर से ब्रेक करोगे तो फाइनली आपको अमीनो एसिड मिलेगा। तो ये जो बीच वाले सब्सटेंस है ये भी तो प्रोटीन ही है, बट ये बीच वाले प्रोटीन है, इंटरमीडिएट प्रोटीन है, इनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। तो साइकिल देखो कैसा है गाइस, प्रोटीन को अगर आप तोड़ोगे तो एक बीच वाला सब्सटेंस मिलेगा जिसको बोलते हैं प्रोड्यूस। उसको तोड़ेंगे तो बीच वाला सब्सटेंस मिलेगा पेप्टोन्स। उसको तोड़ेंगे तो मिलेगा पॉलीपेप्टाइड्स। उसको तोड़ेंगे तो मिलेगा सिंपल पेप्टाइड्स, और उसको तोड़ेंगे तो फिर हमको मिलेगा फाइनली अल्फा अमीनो एसिड। तो ये जो बीच वाले लोग हैं गाइस, ये सारे के सारे बेसिकली कौन है? डिराइव्ड प्रोटीन। तो फाइनली हमारा मेन प्रोटीन था, उसको तोड़ते 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 हमको अल्फा अमीनो एसिड तक जाने के लिए बहुत टाइम लगा। उसके बीच में कुछ अलग अलग सब्सटेंस मिले, प्रोटीन ही थे वो, और उन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन थे गाइस आपके प्रोटीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अभी नेक्स्ट गाइस हम लोग फिर से प्रोटीन के क्लासिफिकेशन गिराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि आपके सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल का शेप किस तरह से, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोटीन के क्लासिफिकेशन गिराते हैं कि प्रोटीन का शेप कैसा है। तो उसके बेसिस पे बस दो ही नाम आते हैं, एक आता है ग्लोबुलर प्रोटीन और एक आता है फाइब्रस प्रोटीन। अभी ग्लोबुलर प्रोटीन किसको बोलते हैं गाइस?
ग्लोबुलर प्रोटीन या ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका शेप अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मतलब स्पीयर जैसा होता है, या तो ओवल शेप होता है या तो इलिप्टिकल शेप होता है। मतलब ओवरऑल ऐसा ऐसा गोल कुछ तो भी, स्पीयर टाइप कुछ तो भी होता है। तो जिस किसी भी प्रोटीन का शेप स्पीयर टाइप होगा, एक इलिप्टिकल शेप होगा, एक ओवल शेप होगा, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना गाइस, ये पानी में आपके सोल्यूबल होते हैं, डाइल्यूट एसिड में भी सोल्यूबल होते हैं और डाइल्यूट अल्कली में भी सोल्यूबल होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर द प्रोटीन विच आर सोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस। तो ये देख लिया। तो ऐसे प्रोटीन जिनका शेप क्या होता है, स्पेरिकल या तो इलिप्टिकल या तो ओवल शेप, उनको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड एज वेल एज डाइल्यूट अल्कली। अब ग्लोबुलर प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल गाइस देखिए। एक एग्जाम्पल है अच्छा अल्बुमिन, केसिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, पेप्सिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, फाइब्रियोजिन बेसिकली। फाइब्रियोजिन भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो ये सारे बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अभी फाइब्रस प्रोटीन ये वो प्रोटीन होते हैं जिनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो धागे जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर। तो किसी प्रोटीन का अगर धागे जैसा स्ट्रक्चर हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ, तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अब ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ना गाइस, ये ना तो पानी में सोल्यूबल होते हैं, ना तो डाइल्यूट एसिड में घुल मिल जाते हैं, ना तो अल्कली में घुल मिल जाते हैं। मतलब ये ना तो पानी में सोल्यूबल है, ना तो एसिड में, डाइल्यूट एसिड में, ना तो डाइल्यूट अल्कली में, ये किसी में भी सोल्यूबल नहीं होते। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है केराटिन। अब आपको पता है केराटिन हेयर में होता है, स्किन में जो हेयर होते हैं उसमें केराटिन होता है। उसके बाद में बेसिकली मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में गाइस फाइब्रिन बेसिकली, अब ये जो फाइब्रिन है ये बेसिकली सिल्क में पाया जाता है, सिल्क में। कोलेजन बोन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद में इलास्टिन, आपका बेसिकली लिगामेंट जो होता है हमारी स्किन और बोन के बीच में, और एक अलग प्रकार का स्किन होता है जिसको लिगामेंट बोलते हैं, इस लिगामेंट में पाया जाता है इलास्टिन। तो ये जो प्रोटीन है ये सारे के सारे बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर आप बाल देखोगे, आपके बाल किस तरह से दिखते हैं कि बेसिकली हमारे बाल एक धागे जैसे दिखते हैं। तो बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन। तो केराटिन किसका एग्जाम्पल होगा, फाइब्रस प्रोटीन का। आप समझ रहे हो ना। सिल्क आपने देखा होगा, सिल्क में बेसिकली फाइब्रिन होता है। तो सिल्क भी एक धागे जैसा होता है, तो वो प्रोटीन किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइब्रस प्रोटीन का। समझ में आ रहा है। तो गाइस शेप के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो बस इतनी ही क्लासिफिकेशन हमको देखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाइस आप देखोगे तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोटीन किस कैटेगरी में आता है। ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।